Hey, welcome to the first review of our science news. The news, which will be weekly, will try to provide a quick overview of everything interesting that has happened in recent day in the field of science experiment, climate change and all other news related to our mother earth. तो शुरू करते हैं अपने पहले न्यूज से, जो कि है क्लीन एनर्जी को लेकर। देखिए, पिछले कुछ सालों में ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जैसे खतरों के चलते ग्रीन एनर्जी को लेकर कई तरह के कोशिश किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में पिछले 10 सालों से दुनिया का सबसे बड़ा चुंबक सेंट्रल सोलेनोइड को तैयार किया जा रहा है, जो कई मायनों में हमारे धरती को बदल सकता है। 1000 टन के इस मैग्नेट के पावर का पता आप इस बात से लगा सकते हैं कि यह हमारे धरती के मैग्नेटिक फील्ड से 2,80,000 गुना ज्यादा पावरफुल होगा और इस मशीन का लागत $24 बिलियन यानी 17 खरब रुपया है। इसे बनाने के लिए चीन, जापान, कोरिया, भारत, अमेरिका, फ्रांस, रूस, यूके और स्विट्जरलैंड जैसे देशों से भी फंडिंग ली गई है। इस प्रोजेक्ट में हाइड्रोजन प्लाज्मा को 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाएगा, जो हमारे सूरज के भीतरी भाग से 10 गुना ज्यादा गर्म होगा। इस प्रोसेस के सहारे फ्यूजन रिएक्शन किया जाएगा। ये मशीन अभी 75% ही बनकर पूरा हुआ है। इसके फाइनल पुर्जों को साल 2023 तक इंस्टॉल करके 2025 तक इसमें पहली बार प्लाज्मा को जनरेट भी किया जाएगा। इसे क्लीन एनर्जी सोर्स के तौर पर इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि ना तो ये ग्रीन हाउस गैस छोड़ेगा और ना ही इस मशीन के चलते किसी भी तरह का कोई रेडियो एक्टिव कचरा पैदा होगा। इसमें सिर्फ 1 केजी फ्यूल से पर डे 1500 मेगावाट तक का बिजली बनाया जा सकता है। यहीं पर दूसरा अपडेट नेशनल जियोग्राफी की तरफ से निकलकर आ रहा है। दुनिया का 70% से ज्यादा हिस्सा पानी से ढका हुआ है। इसे जियोग्राफी के नजरिए से 4 महासागरों में बांटा गया है, लेकिन नेशनल जियोग्राफी के टीम ने वर्ल्ड ओशियन डे के दिन एक 5वें महासागर का भी घोषणा किया है, लेकिन अभी भी इसे इंटरनेशनल लेवल पर एक्सेप्ट नहीं किया गया है। नेशनल जियोग्राफी का कहना है कि जब से 1915 में नक्शा बनना शुरू हुआ है, तभी से दुनिया में 4 महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर को ही मान्यता दिया जा रहा है। लेकिन इनमें से कुछ वैज्ञानिक दक्षिणी महासागर को 5वां महासागर का मान्यता दे रहे हैं। अंटार्कटिका के आसपास का 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के इलाके को दक्षिणी महासागर का नाम दिया गया है, जिसमें केवल डार्क पैसेज और स्कोटिया सागर शामिल नहीं होगा। इस दक्षिणी महासागर का ग्लेशियर ज्यादा नीला होता है और यहाँ पर चलने वाली हवाएं ज्यादा ठंडी होती है। यहाँ पर हम महासागर का बात कर ही रहे हैं, तो मेरे पास महासागर से जुड़ा एक और अपडेट है। ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने से धरती को हुए नुकसान का लेवल अब इतना बढ़ चुका है कि उसे चाहकर भी सुधारा नहीं जा सकता है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि हमारी अगली पीढ़ी आर्कटिक महासागर में गर्मियों में जमने वाली बर्फ को शायद नहीं देख पाएगी। नॉर्थ पोल पर स्थित इस महासागर का अधिकतर हिस्सा पहले गर्मियों में जमा हुआ रहता था, पर ग्लोबल वार्मिंग ने इस इलाके में समुद्री पानी के बर्फ जमने की रफ्तार को काफी धीमा कर दिया है। यहाँ पर क्लाइमेट चेंज का बात हो ही रहा है, तो मेरे पास क्लाइमेट चेंज से जुड़ा एक और अपडेट है। कैलिफोर्निया के साइंटिस्टों ने एक रिसर्च में पाया है कि क्लाइमेट चेंज के कारण रेगिस्तान और पहाड़ों पर 1984 से 2017 के बीच 5000 वर्ग मील के पेड़ पौधों में कुल मिलाकर लगभग 35% की कमी आई है। पौधे मर रहे हैं और कोई भी चीज उसकी जगह नहीं ले सकता है। अगर ऐसा ही रहा तो दक्षिणी कैलिफोर्निया के उस रेगिस्तान से झाड़ियां पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, जिससे हम यूक्का, ओकोटिलो, क्रेओसोट बूस और मेस्काइट जैसे कम पाए जाने वाले पौधों को भी खो देंगे। अब मैं आपको बताने वाला हूँ ज्वालामुखी से जुड़े एक रिसर्च के बारे में। कुछ वोल्केनो रेगुलर क्यों फटते हैं, जबकि दूसरे कुछ वोल्केनो हजारों सालों तक डीएक्टिवेट रहते हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है और विस्फोट का कारण क्या है, इसी बात का पता लगाने के लिए जेनेवा यूनिवर्सिटी के जियोलॉजिस्ट और जियोग्राफी साइंटिस्ट की एक टीम ने अर्थ के इंटरनल और एक्सटर्नल मैकेनिज्म को समझना शुरू कर दिया है, जो ज्वालामुखी विस्फोट का कारण बनता है। इस रिसर्च में उन्होंने पाया कि मोस्ट ऑफ द केसेस में अधिक गहराई से उठने वाला मैग्मा वास्तव में ज्वालामुखी विस्फोट का कारण नहीं बनता। वो ये भी देखते हैं कि पुराने ज्वालामुखी कम बार लेकिन बड़ा और ज्यादा खतरनाक विस्फोट पैदा करते हैं।
ज्वालामुखी एक्टिविटी की भविष्यवाणी करना काफी मुश्किल है, भले ही आप इसका बारीकी से निगरानी क्यों न रख रहे हो। इस बात का एक एग्जाम्पल ये भी है कि जब जापान में तोहोको जैसा पावरफुल भूकंप आया था, तब भी माउंट फूजी पर किसी भी प्रकार का कोई एक्टिविटी को डिटेक्ट नहीं किया गया था। वॉल्केनो में हो रहे इस रिसर्च से साइंटिस्ट एक मॉडल बनाना चाहते हैं जिससे एक्टिव वॉल्केनो के आसपास रहने वाले 800 मिलियन से अधिक लोगों पर ज्वालामुखी विस्फोट का इफेक्ट को कम किया जा सके। वीडियो बस अब खत्म ही होने वाला है, लेकिन जाते वक्त मैं आपको सुनामी से जुड़ा कुछ फैक्ट को बताना चाहता हूँ। सुनामी शब्द सुनते ही आपको कौन सा मूवी सबसे पहले याद आता है, नीचे कमेंट करके जरूर से बताना। शायद आपको 2012 भी याद आता होगा, जो मुझे भी आता है। सुनामी काफी पावरफुल वेव से उत्पन्न होता है। यूं तो ये ज्यादातर ओशियन के भीतर भूकंप होने की वजह से होता है, जिससे एक पावरफुल लहर बनता है जो 250 मील पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर सकता है और इसका ऊंचाई शायद 10 मीटर तक हो सकता है। भगवान न करे कभी ऐसा हो, लेकिन कभी अगर आप सुनामी को अपने आंखों से देखते हो तो बस अब आप जय श्री राम ही कहना, क्योंकि आपको इसके अलावा कुछ और सोचने का मौका नहीं मिल सकता है। अगर आप किसी ऊंचे स्थान पर हैं, तब आपको कुछ सेकंड या कुछ मिनट का वक्त मिल सकता है। ये समुद्र के किनारे बसे तटीय क्षेत्रों को कुछ ही सेकंड में तबाह करने के लिए काफी है, जैसा कि साल 2004 में दक्षिणी पूर्वी एशिया और 2011 में जापान में हुआ था। लेकिन ये बात भी जरूरी नहीं है कि सिर्फ समुद्रों में भूकंप से ही सुनामी आए, बल्कि कई बार तो समुद्रों के नीचे का बड़ा भूस्खलन भी सुनामी का कारण बन सकता है। जैसा कि इंडोनेशिया में 2018 में अनाक क्राकाटाउ के ढहने से सुनामी आया था, जिसमें करीब 400 से अधिक लोग मारे गए थे। इस पूरे वीडियो में अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई नया इन्फॉर्मेशन मिला हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना, और साथ ही एस्ट्रोनॉमी, इंजीनियरिंग और साइंस के फील्ड से नए नए न्यूज को जानने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना।